नमस्कार दोस्तों। आज 18 नवंबर को हमारे भारत के बहुत ही महान क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त जी की जयंती है, जिनको आज़ादी के बाद देश ने भुला दिया और इसीलिए उनकी जयंती के अवसर पर हमें उनकी कहानी को जानना चाहिए। यह कहानी है बटुकेश्वर दत्त की, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाया, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम धीरे धीरे धुंधला गया। 8 अप्रैल 1929 की दोपहर को दिल्ली में द हिंदुस्तान टाइम्स ने एक विशेष शाम का संस्करण तुरंत छापा, जबकि कलकत्ता के द स्टेट्समैन ने औपनिवेशिक सेंसरशिप से बचने के लिए अपनी खबर लंदन तार से भेजी। उसी दोपहर दो युवा क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली हॉल, जो कि आज की भारत का संसद भवन है, में हानि रहित बम को फेंका। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए और बहनों को सुनाने के लिए शीर्षक वाले लाल पर्चे हवा में उड़ा दिए। पत्रकारों ने उनके शब्द लपक लिए और भारत तथा विदेशी समाचार पत्रों ने नाटकीय सुर्खियां बटोरी। एक अंतरराष्ट्रीय अखबार ने तो यहां तक लिखा कि द रेड्स स्टॉर्म द असेंबली। ये दो युवा थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया। जहां भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक बन गए, वहीं उनके साथी दत्त धीरे धीरे सार्वजनिक स्मृतियों से ओझल होते चले गए, जिन्हें कभी कभार ही याद किया गया है और बहुत कम ही वह सम्मान मिला जिसके वह हकदार थे। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ था। 12 जून 1929 को दिल्ली असेंबली बम कांड में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने भारत की विभिन्न जेलों मुल्तान, झेलम, त्रिचुन्नपल्ली, सालेम और यहां तक कि अंडमान में 9 साल बिताए। हर जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए मानवीय व्यवहार की मांग करते हुए भूख हड़ताल का सहारा लिया, जिसमें 2 बार तो वे 1 महीने से भी अधिक समय तक भूखे रहे। जब मार्च 23, 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तब दत्त सालेम जेल में बंद थे। उस रात उन्होंने भगत सिंह को जंजीरों में जकड़े देखा और एक ऐसा सपना देखा जिसने उन्हें जीवन भर परेशान किया। 1938 में रिहा होने के बाद दत्त को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने 4 साल जेल में बिताए। जेल से रिहाई के बाद बटुकेश्वर दत्त जी ने एक स्कूल टीचर अंजलि से शादी की और पटना में ही बस गए। उनकी बेटी भारती बाद में पटना कॉलेज में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बनी, लेकिन आजादी के बाद भी उनके जीवन में स्थिरता कम ही आई। बिहार सरकार ने उन्हें एक कोयला डिपो आवंटित किया, लेकिन वह आर्थिक रूप से उनके लिए उतना लाभदायक साबित नहीं हुआ। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने हस्तक्षेप किया और राज्य से उन्हें उचित सम्मान देने का आग्रह किया। इस प्रयास का परिणाम केवल इतना ही रहा कि उन्हें बिहार विधान परिषद में मौजूदा सदस्य की 6 महीने की शेष अवधि के लिए एक टोकन नामांकन मिला। अनेक उपेक्षाओं के बावजूद दत्त को कई राजनीतिक नेताओं द्वारा सम्मान दिया जाता रहा। हालांकि 1960 के दशक के मध्य में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। हड्डियों के कैंसर से पीड़ित होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 8 महीने तक कष्ट सहा। प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विग ने उनके साथियों को बताया कि उपचार केवल दर्द रहित मृत्यु को ही सुनिश्चित कर सकता है। उन्हें विदेश भेजने की योजनाएं भी छोड़ दी गईं, जब लंदन में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि दिल्ली में यूरोप के समान ही अच्छी देखभाल उपलब्ध है। 20 जुलाई 1965 को दत्त का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ किया गया। यह स्थल, जो 1965 तक पाकिस्तान के नियंत्रण में था, शहीदों के लिए एक स्मारक के निर्माण हेतु हाल ही में भारत के अधीन आ गया था। उनके निधन के बाद एक संक्षिप्त क्षण के लिए राष्ट्र ने दत्त को सम्मानित किया। उनके अंतिम संस्कार जुलूस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हुए। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। फिर भी आज बहुत कम लोगों को याद है कि उन्हें दी गई विदाई उस समय सबसे प्रतिष्ठित नेताओं के अंतिम संस्कार के समान थी। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि संसद भवन, जहां उन्होंने और भगत सिंह ने विरोध प्रदर्शन किया था, वहां आज भी उनके चित्र प्रदर्शित नहीं है। इसके विपरीत वीडी सावरकर का चित्र, जो कि कभी गांधी की हत्या के मामले में आरोपी थे, हालांकि बाद में बरी हो गए, गांधी के चित्र से ठीक सामने प्रमुखता से टंगा हुआ है। 2014 में सांसदों ने इस चूक का विरोध किया, लेकिन भगत सिंह और परिणाम स्वरूप दत्त को शामिल करने की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी उपेक्षा की कहानी को सबसे पहले उनके साथी क्रांतिकारी
और बाद में पत्रकार बने चमनलाल आजाद ने दर्ज किया था। एम्स में दत्त की देखभाल करते हुए चमनलाल आजाद ने उर्दू दैनिक प्रताप के लेखों की एक श्रृंखला लिखी। इन्हें बाद में भगत सिंह और दत्त की अमर कहानी 1966 के रूप में संकलित किया गया, जो क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे प्रामाणिक विवरणों में से एक है। इस पुस्तक में भगत सिंह के पत्र, अदालत के बयान और पोस्ट कार्ड कुछ पहली बार प्रकाशित हुए के साथ साथ गांधी का दत्त को लिखा पत्र और 1963 में नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ उनकी दुर्लभ तस्वीरें भी शामिल हैं। इस पुस्तक में दत्त के अन्य क्रांतिकारियों के बारे में बातचीत भी दर्ज है। इसमें उन्होंने हरिकिशन तलवार की बात की, जिन्हें 1931 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मारने के लिए फांसी दी गई थी, और उनके साथी एहसान इलाही की, जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे और संगीतकार बन गए थे, और चमनलाल आजाद के प्रयासों के बावजूद भी वह निर्धन होकर मर गए। दत्त ने 1950 के दशक में भगत सिंह पर बनी फिल्मों को भी अस्वीकार कर दिया था, जिनका उन्होंने और उनके अन्य साथियों ने विरोध किया। केवल 1965 में मनोज कुमार की शहीद को उनका समर्थन मिला, जिसके लिए अभिनेता ने व्यक्तिगत रूप से दत्त से सलाह ली थी। भगत सिंह के परिवार के साथ भी बटुकेश्वर दत्त का बंधन बहुत ही मार्मिक था। भगत सिंह की मां माता विद्यावती दत्त के अंतिम दिनों में लंबे समय तक उनके साथ रहीं। उन्होंने कवि श्री कृष्ण सरल द्वारा उपहार में दी गई भगत सिंह पर एक हिंदी महाकाव्य कविता को भी दत्त के इलाज के लिए धन जुटाने हेतु बेच दिया था। शिव वर्मा, सदाशिव मलकापुरकर और जतिन दास के भाई किरण दास जैसे क्रांतिकारी साथी लगातार उनके साथ रहे। गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, रक्षा मंत्री वाई चौहान, जगजीवन राम, सवर्ण सिंह और डॉक्टर सुशीला नायर जैसे नेताओं ने भी उनसे अस्पताल में मुलाकात की। हालांकि संघर्ष करते समय उन्हें ऐसा सम्मान शायद ही मिला था। चमनलाल आजाद ने अपनी पुस्तक का उपयोग भगत सिंह की बौद्धिक विरासत, धर्म से ऊपर उठकर समाजवाद को भारत के भविष्य की नींव के रूप में देखने की उनकी क्षमता को रेखांकित करने के लिए किया। दत्त ने स्वयं टिप्पणी की थी कि सिंह दूरदर्शी थे, हमेशा उनके हाथ में किताब होती थी और वे जहां भी जाते थे पढ़ते रहते थे। भारत के भविष्य के बारे में साझा दृष्टिकोण होने के बावजूद इतिहास ने दत्त के साथ न्याय नहीं किया है। वह स्मारकों, पाठ्य पुस्तकों और राष्ट्रीय चेतना से अनुपस्थित है। हालांकि जस्टिस अनिल वर्मा की भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त और भैरवलाल दास की विप्लवी बटुकेश्वर दत्त जैसी नई कृतियों ने उनकी जगह वापस दिलाने का प्रयास किया है, लेकिन चमनलाल आजाद की पहली किताब, जो प्रथम हस्त यादों से समृद्ध है, लगभग लुप्त हो चुकी है। सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा वर्षों पहले शुरू किए गए इसके हिंदी अनुवाद का प्रकाशन अभी भी कॉपीराइट बाधाओं के कारण रुका हुआ है। दत्त का जीवन हमें यह दर्शाता है कि भारत में क्रांतिकारियों को अक्सर केवल गुजरते हुए ही याद किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसी तरीके की और भी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बटुकेश्वर दत्त के ऊपर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।